पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि के साथ साथ हमने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोबेंजीन मतलब कि क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण, उसके बाद में रासायनिक गुण भी हमने बता दिया था। थोड़ा सा रासायनिक गुण में हमने बताया था कि उसमें क्लोरीन परमाणु का विस्थापन किस प्रकार से होता है और किस समूह के द्वारा क्लोरीन परमाणु का विस्थापन किया जा सकता है, जिनमें से हमने आप लोगों को साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन बता दिया था, एल्केन समूह द्वारा विस्थापन बता दिया था, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन बता दिया था। इतनी सारी चीजें बता दी गई थी। आज हम बताएंगे आप लोगों को दूसरे नंबर के रिएक्शन अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन करते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अपचयन की प्रक्रिया हमेशा किसके साथ कराई जाती है, हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। और हाइड्रोजन के साथ कराई जाएगी तो यहाँ पर निकिल भी अवश्य लगता है। निकिल भी लगेगा तो किस तरीके से अपचयन होगा, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हमने बताया था, स्ट्रक्चर हमने बताया था, इस तरीके से होता है। ये क्या है आपका क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। अपचयन की प्रक्रिया 2H मतलब कि नवजात हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। निकिल और एल्युमिनियम लगेगा यहाँ पर युग्म के रूप में, जो कि अपचयक का कार्य करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अपचयन होगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु बना लेंगे, क्या आपका HCl, और एक हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और इस तरीके का कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये क्या प्राप्त हुआ, आपका बेंजीन की प्राप्ति होती है, निकल जाता है क्या आपका HCl। मतलब कि क्लोरोबेंजीन का अपचयन करने पर, क्लोरोबेंजीन का निकिल और एल्युमिनियम की उपस्थिति में अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, आपका बेंजीन की प्राप्ति होती है, बेंजीन निकलता है। तीसरी अपक्रिया देख लीजिए, यहीं पर हमने आप लोगों को वोल्टेज अपक्रिया बताई थी, याद है कि नहीं। वोल्टेज अपक्रिया हमने बताई थी। वोल्टेज अपक्रिया में क्या बताया था हमने, वोल्टेज अपक्रिया हमने बताया था आप लोगों को, हाँ वोल्टेज अपक्रिया हमने क्या बताया था कि एल्किल हाइलाइड मतलब कि CH3Cl की अपक्रिया सोडियम के 2 परमाणु के साथ, ये बताया था ना। और यहीं पर बताया था लगेगा क्या, आपका ईथर लगेगा, क्या लगेगा, ईथर लगेगा। ईथर की उपस्थिति में तो हमने बताया था यहाँ से निकल जाएगा क्या आपका 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और फिर बताया था क्या प्राप्त हो जाता है CH3 बांड CH3 प्लस 2NaCl। ये तो कौन सी क्रिया थी, वोल्टेज क्रिया थी। लेकिन अगर यहीं पर हम एल्किल हैलाइड ना लगा करके, दोनों में से 2 एल्किल हैलाइड है ना, CH3Cl दो एल्किल हैलाइड है, दोनों एल्किल हैलाइडों में से एक एल्किल हैलाइड लगा दें और दूसरा क्लोरोबेंजीन लगा दें, क्या लगा दें, क्लोरोबेंजीन लगा दें, तो वहां पर जो प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। क्या बोलेंगे, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। तो आपको पढ़ना क्या है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। क्या पढ़ना है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है कि जहां पर हमने क्लोरोबेंजीन ये लगा दिया है, CH3Cl लगा दिया है, यहीं पर क्या लगा दे हम C6H5Cl लगा दे, C6H5Cl लगा दे, है ना। तो बन जाएगा क्या आपका, यहां से क्या निकल जाएगा, बोलो, यहां पर जुड़ेगा क्या आपका C6H5 बांड CH3 और यहां पर 2NaCl बनेगा ही। इसे बोलेंगे क्या हम, क्या बोलेंगे, टॉलुइन। क्या बोला जाता है, टॉलुइन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार की क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहा जाता है, वोल्टेज फिटिंग क्रिया कहा जाता है। और देखिए यहां पर क्या हो सकता है कि दोनों भी क्या हो सकते हैं आपके फिटिंग अपक्रिया में। क्या होता है फिटिंग अपक्रिया, सिर्फ फिटिंग अपक्रिया देखिए, फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, फिटिंग अपक्रिया किसे कहा जाता है, यहां पर भी क्या लग जाए आपका क्लोरोबेंजीन लग जाए प्लस 2Na, और यहां पर भी क्या लग जाए आपका क्लोरोबेंजीन लग जाए C6H6। क्लोरोबेंजीन यहां भी लगे, क्लोरोबेंजीन यहां भी लगे और सोडियम के साथ अपक्रिया हो जाए तो क्या निकल जाएगा आपका 2NaCl प्राप्त हो जाएगा। और निकलेगा क्या आपका, देखिए C6H5 बांड C6H5 प्लस 2NaCl। इसे बोलेंगे क्या, जानते हैं, इसे बोलेंगे डाइफेनिल। C6H5 फेनिल समूह होता है, हमने बताया था आपको। इसे क्या कहते हैं हम, डाइफेनिल कहा जाता है। ये क्या कहलाता है, डाइफेनिल कहलाता है। देखिए फिटिंग अपक्रिया में क्या, फिटिंग अपक्रिया को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। बेंजीन रिंग की संरचना, क्लोरोबेंजीन दिखाने के लिए हम बेंजीन रिंग की संरचना बना दें Cl,
है ना, और प्लस क्या 2Na प्लस क्या Cl बॉन्ड बेंजीन रिंग बना दे यहाँ पर, फेनिल के स्थान पर बेंजीन रिंग वही ना, फेन समूह बना दे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा क्या 2NaCl और एक बेंजीन रिंग यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। और दूसरा बेंजीन रिंग जाकर के यहाँ जुड़ जाएगा। और प्लस क्या 2NaCl, यही तो है डाइफेनिल। देखिए C6H5 बॉन्ड C6H5 यही है, क्या कहलाता है, डाइफेनिल कहलाता है। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया हो गई आपकी, अपचयन हो गया। अपचयन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का क्या करा देते हैं, निकल एल्युमिनियम युग्म की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसका अपचयन करा देते हैं, बेंजीन प्राप्त होता है। ब्यूटेट क्रिया में क्या होता है, ब्यूटेट फीडिंग क्रिया में क्या होता है, एक लगा देते हैं क्लोरोबेंजीन, दूसरा लगा देते हैं एल्किल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करा देते हैं इन सब की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है आपका टॉलूल। तो इस क्रिया को ब्यूटेट फीडिंग क्रिया बोला जाता है। जबकि फिटिंग अप क्रिया में क्या होता है, फिटिंग अप क्रिया में क्या होगा कि दोनों अणु क्या हो जाए आपके, क्लोरोबेंजीन के हो जाते हैं। जब क्लोरोबेंजीन के हो जाते हैं तो यहाँ से 2NaCl निकल जाता है, इसे बोला क्या जाता है, डाइफेनिल कहते हैं। डाइफेनिल कहते हैं। तो अब क्रिया कौन सी क्रिया कहा जाता है, फिटिंग अप क्रिया। कौन सा क्रिया कहते हैं, फिटिंग अप क्रिया कहते हैं। ऐसे नोट कर लोगे, समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अभी तक तो आप लोगों को बताया गया कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रियाएं, बेंजीन रिंग से के साथ जुड़े हुए क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रियाएं, क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसके साथ अभिक्रिया बताई गई। अब आपको बताया जाएगा बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कि हमने बताया था आप लोगों को शुरू में कि जब क्लोरोबेंजीन होता है, देखिए C6 ये होता है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या है, क्लोरीन परमाणु है ये, और क्लोरीन परमाणु की अभिक्रिया बता दी गई है। अब यहाँ पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किस तरीके से होगा, कुछ समूह के द्वारा होते हैं। लेकिन आपको हमने साथ साथ ये भी बताया था कि इसको क्या बोला जाता है, आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। अब आर्थो से उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा तो मेटा से कि पैरा से वो निर्धारित करता है कौन सा आपका, क्लोरीन परमाणु निर्धारित करता है। और जब क्लोरीन परमाणु यहाँ पर जुड़ा होता है तो यहाँ पर आर्थो और पैरा सक्रिय होता है। क्या सक्रिय होता है, आर्थो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से विस्थापित होगा और पैरा कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से विस्थापित होगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन, कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किस पर से, आर्थो से और मेटा से जब होता है, आर्थो से मेटा से होगा, उसका निर्धारण कौन करता है, क्लोरीन करता है। जब क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा होता है तो इस बेंजीन रिंग का कौन सा सक्रिय होता है, आर्थो सक्रिय होता है और पैरा सक्रिय होता है। क्या सक्रिय होता है, आर्थो सक्रिय होता है और पैरा सक्रिय होता है। तो देखिए बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रियाओं में कई प्रकार की क्रियाएं हैं। जैसे सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना क्या है आपका, नाइट्रीकरण। क्या पढ़ना है, नाइट्रीकरण। हमने बताया था नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कराने के लिए हमेशा किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो HNO3 होता है। देखिए बेंजीन रिंग है और क्लोरोबेंजीन हो गया, क्लोरीन परमाणु हमने जोड़ दिया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा देते हैं, HNO3 के साथ करा देते हैं। जब कभी भी एरोमेटिक यौगिकों की, कभी भी एरोमेटिक यौगिक का नाइट्रीकरण कराया जाता है तो यहाँ पर H2SO4 अवश्य लगता है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। H2SO4 अवश्य लगेगा, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी। तो एक बात यहाँ पर किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा, मतलब कि आर्थो से, और एक बार तो किसका, पैरा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा। लेकिन किसके द्वारा, यहाँ पर होगा क्या, OH और NO2 दो समूह होंगे, HNO3 है ना, तो नाइट्रो समूह के द्वारा, नाइट्रो समूह के द्वारा विस्थापित होगा। तो प्राप्त क्या हो जाता है, बॉन्ड NO2 और प्लस क्या निकल जाता है, Cl, बॉन्ड
NO2 और प्लस विस्थापित हुआ हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ क्या बना लेगा आपका H2O। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में एक बातें आ रही होंगी कि सर बेंजीन रिंग तो एक है लेकिन दो बेंजीन रिंग कैसे बन रहा है? इन दोनों चीजों का मिश्रण बनता है, एक बार ये तो एक बार ये बनता है। समझ पा रहे हैं ना? दोनों का क्या बनता है आपका मिश्रण बनता है। इसको बोलेंगे क्या हम? इसको बोलेंगे आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे हम? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। समझ गए कि नहीं? इसी तरीके से दूसरा होता है आपका सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में किसके साथ अपक्रिया होगी? सल्फ्यूरीकरण के साथ अपक्रिया होगी। किसके साथ अपक्रिया होगी? सल्फ्यूरीकरण के साथ अपक्रिया होगी। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो आपका क्लोरोबेंजीन ये होता है, इसकी अपक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है। H2SO4 के साथ कराई जाती है तो यहां से निकलता है क्या? OH HSO3। HSO3 को कौन सा समूह बोलते हैं? सल्फोनिक समूह बोला जाता है। क्या कहते हैं? सल्फोनिक समूह बोला जाता है। तो यहां पर भी वही क्रिया होगी कि आर्थो से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु एक बार विस्थापित होगा, एक बार पैरा से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा। मतलब बनेगा क्या? यहां से क्लोरीन परमाणु बांड HSO3 और प्लस यहां पर जुड़ेगा आपका क्लोरीन परमाणु और पैरा से जुड़ जाता है आपका बांड HSO3 और प्लस क्या? यहां पे हाइड्रोजन निकला हुआ है ना, और OH के साथ क्या बना लेता है आपका H2O। इसको क्या बोलेंगे हम? आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम। आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोला जाता है। और ये क्या हो जाएगा आपका? पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। समझ गया रिएक्शन ना? देखिए बेंजीन रिंग के साथ अपक्रिया हो रही है यहाँ पर, इसलिए ऊपर हमने बताया बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया। मतलब कि कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित होगा, एक बार आर्थो का तो एक बार पैरा का विस्थापित होगा, तो दोनों चीजों का मिश्रण प्राप्त होगा। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। एक बार नाइट्रो समूह किससे जाकर के जुड़ जाता है? आपका आर्थो से जुड़ जाता है, और एक बार नाइट्रो समूह जाकर के किससे जुड़ जाता है? आपका पैरा से जुड़ जाता है। और दूसरा देखिए सल्फोनीकरण में यही होता है, H2SO4 के साथ अपक्रिया कराई जाती है। तो यहाँ से HSO3 निकलता है, HSO3 समूह जाकर के इसके साथ जुड़ जाता है। एक बार आर्थो से एक बार पैरा से जुड़ जाता है, इसलिए बनता है आर्थो क्लोरो नाइट्रो सल्फोनिकम पैरा क्लोरो नाइट्रो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम का मिश्रण निकलता है। दोनों रिएक्शन नोट कर लीजिए, नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण। अभी आपकी एक क्रिया और पढ़ाई जानी है हाइड्रोजनीकरण या क्लोरीनीकरण। नहीं, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रिया में नाइट्रीकरण सल्फोनीकरण बता दिया गया। अब आपको बताया जाएगा हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में किसके साथ क्रिया होगी? हाइड्रोजनों के साथ क्रिया होगी। आइए देखते हैं हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है। हाइड्रोजनीकरण तीसरी क्रिया इसकी। हाइड्रोजनीकरण में किसके साथ क्रिया होगी? हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी। और हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन लग सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन है, मान लीजिए हम यहाँ पर क्लोरीन ले लें। क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्लोरीन ले लेते हैं। हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, जैसे आयरन की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो वही होगा। क्लोरीन जुड़ा होने के नाते यहाँ पर आर्थो और पैरा सक्रिय होगा, है ना। तो आर्थो से एक बार क्लोरीन परमाणु जाकर के जुड़ जाएगा, एक बार किससे? पैरा से जुड़ जाएगा। तो बन जाएगा क्या आपका? क्लोरीन बांड Cl प्लस बांड Cl और प्लस क्या निकल जाएगा आपका? HCl। इसे बोलेंगे क्या हम? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन।
R तो क्लोरीन परमाणु 2 हो गया ना, डाई क्लोरो बेंजीन। इसे क्या बोलेंगे हम? पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। पैरा डाई क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति होती है ना। अब देखिए चौथी अभिक्रिया एक बार देख लीजिए यहाँ पर, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड इससे निर्मित होता है, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल का फार्मूला सबसे पहले जानिए आपको। क्लोरल का फार्मूला होता क्या है? देखिए क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। इसे क्या कहते हैं हम? क्लोरल कहा जाता है, CCl3CHO। एक क्लोरल की प्राप्ति कैसे हुई आइए देख लेते हैं। अच्छा, कई बार बताया गया है क्लोरल के बारे में, कई बार बताया गया है। CH3CHO क्या होता है आपका? एल्डिहाइड समूह का एस्टल्डिहाइड है, और एस्टल्डिहाइड में से तीनों का तीनों हाइड्रोक्लोराइड हटा दिया जाएगा किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, तो प्राप्त हो जाएगा CCl3CHO। इसे क्या कहा जाता है? क्लोरल कहा जाता है। क्लोरल एक जगह बना भी था क्लोरोफॉर्म बनाने में फर्स्ट स्टेप में क्लोरल का ही निर्माण हुआ था जब एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई गई थी। तो देखिए क्लोरल के साथ अभिक्रिया करा दी जाती है किसकी? क्लोरोबेंजीन की। क्लोरोबेंजीन के दो अणु जुड़ते हैं, क्लोरोबेंजीन के दो अणु अभिक्रिया करते हैं। किस तरीके से? हम यहाँ पर हाइड्रोजन को अलग करके थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं ताकि रिएक्शन समझने में आपको आसानी हो। बांड Cl, फिर यहाँ पर देखिए H। क्या ये क्लोरोबेंजीन है? ये भी तो क्लोरोबेंजीन ही है, और ये भी क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के दो अणु यहां से निकल क्या जाएगा? देखो H2O निकल जाता है। क्या निकल जाता है? H2O निकल जाता है, और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, यहां से निकल जाएगा क्या आपका? H2O। और क्लोरीन के ये दोनों बेंजीन रिंग जाकर के इस CH के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाता है, अर्थात प्राप्त होता है इस तरीके से क्रिया आपका, इस तरीके से कंपाउंड प्राप्त होता है CCl CH बांड Cl बांड Cl, ये निकल जाता है। इसे बोला जाता है PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसको बोलते क्या है हम? PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ट्राइक्लोरो एथेन, या यही कहलाता है DDT। DDT इस तरीके से बेटा PP डैश मतलब कि पैरा पैरा डैश, पैरा पर जुड़ गया आपका कौन सा? क्लोरीन परमाणु। एक पैरा पर P दिखाया गया, दूसरे पैरा पर P डैश दिखा जाए। PP डैश डाइक्लोरो, दो बार क्या है आपका? क्लोरीन परमाणु है। और डाइफेनिल, दो बार क्या है आपका? फेनिल समूह है, डाइफेनिल। और ट्राइक्लोरो, तीन बार क्लोरीन परमाणु, ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन परमाणु के लिए क्या लिखा जाता है? एथेन। तो ट्राइक्लोरो एथेन DDT की प्राप्ति होती है। फिर समझ जाइए नाम इसका, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। देखिए एक पैरा पर दिखाया गया P, दूसरे पैरा पर दिखाया गया P डैश। दो बार क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है तो PP डैश डाइक्लोरो, और दो बार फेनिल समूह है, दो बार फेनिल समूह है तो क्या हो जाएगा आपका? डाइफेनिल हो जाएगा। फिर क्या है? तीन बार क्लोरीन परमाणु है तो ट्राइक्लोरो, फिर क्या है आपका? दो कार्बन परमाणु के लिए एथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। DDT होता है, इसका प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अभी बताएंगे DDT क्या है। DDT क्या है? एक प्रबल कीटनाशक है। DDT क्या है? प्रबल कीटनाशक है। तो नोट करिए रिएक्शन को दोनों। DDT के बारे में जानना है।
डीडीटी क्या है? डीडीटी एक सफेद ठोस है, सफेद रंग का ठोस होता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और समझिए डीडीटी का पर्यावरण प्रदूषण प्रभाव भी है। डीडीटी पर्यावरण में पहुंच करके प्रदूषित भी करता है। अर्थात डीडीटी का उपयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं? फसलों पर कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। इसकी एक विशेषता होती है डीडीटी की। डीडीटी की एक विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है डीडीटी की? कि डीडीटी पर्यावरण में पहुंचने के बाद आसानी से डीकंपोज नहीं होता है। डीकंपोज का मतलब अपघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है। ये फसलों पर डाला गया, फसलों पर डालने के बाद क्या हुआ? बारिश हुई, बारिश होने के बाद क्या हुआ कि जल में पहुंच गया, तो जल में भी डिकम्पोज नहीं होगा। जल की में पहुंच करके जल के साथ बह करके पहुंच गया कहां पर? नदी में। और नदी में पहुंचने पर जानते हो कि नदी में अनेक जलीय जीव जंतु होते हैं, और उन जीव जंतुओं के भीतर पहुंच गया और इस तरीके से वहां भी प्रदूषण किया, जलीय जीव जंतुओं के भीतर प्रदूषण किया। उसके बाद जलीय जीव जंतुओं के बाद फिर पहुंच गया कहां पर? कुछ मांसाहारी होते हैं जो तो जलीय जीव जंतुओं का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो पहुंच गया सीधा कहां पर? मनुष्य में। इसके अलावा अच्छा, मनुष्य पहुंच गया तो वहां पर विषाक्त उत्पन्न करेगा। इसके अलावा इसी माध्यम से नहीं पहुंचता, वो एक माध्यम से और पहुंचता है। जैसे डाला गया सब्जियों पर, सब्जियों पर डाला गया, अब पता चला कि किसान उसको सब्जियों पर डाला है कीटाणुनाशक के रूप में, और मार्केट में बिकी सब्जियां, खाने वाले लोग लेके आए, सभी लोग लेके आए और उसको खा लिए, खा रहे हैं, धो रहे हैं, धुलने के बाद भी थोड़ी सी मात्रा भी रह गई है तो सब्जियों, अच्छा उसके बाद भी जब उबालते हैं तो उसके बाद भी डिकम्पोज नहीं होता है, अपघटित नहीं होता, और उन सब्जियों के साथ में पहुंच गया कहां पर? मनुष्य के शरीर में पहुंच गया। तो किसी न किसी माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंच करके या किसी भी जीव जंतु के शरीर में पहुंच करके ये क्या करता है? विषाक्त उत्पन्न करता है, विषाक्त उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमारे लिए ये हानिकारक है। इसलिए कई देशों ने इसके प्रयोग पर और इसके निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है डीडीटी के, लेकिन कई देशों ने इसका उपयोग भी कर रहे हैं अभी। तो कुल मिलाकर के इतना जानिए कि डीडीटी जितना हमारे लिए लाभदायक भी है उतना ही क्या है? हानिकारक है। तो लिखिए डीडीटी क्या होता है? डीडीटी क्या है? सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। तो सफेद रंग का ठोस क्रिस्टलीय नहीं कहेंगे, सफेद रंग का क्या है? ठोस है, जिसका उपयोग प्रबल कीटनाशी के रूप में किया जाता है। लिखिए डीडीटी एक सफेद ठोस है, डीडीटी एक सफेद ठोस है, यह एक प्रबल कीटनाशी है। कीटनाशी डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अभिनय क्लोरोबेंजीन के उपयोग में फर्स्ट नंबर लिखे कीटनाशक डीडीटी के निर्माण। सेकंड नंबर लिखिए एनिलीन फिनॉल आदि के निर्माण में। आदि के निर्माण में देखिए डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव हमने लिखा बता दिया है। डीडीटी का पर्यावरण पर प्रभाव हमने अच्छे तरीके समझा दिया है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने आप से, ठीक है।